एक साधक ने कॉल करके मुझसे बात किया और वह अपने कुंडलिनी जागरण के अनुभवों को मेरे साथ शेयर करने लगा। जैसे जैसे मैं उसके इस अनुभव को सुन रहा था, मेरे अंदर एक हैरानी बढ़ती जा रही थी। आप भी यदि इस अनुभव को सुनेंगे तो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उस साधक ने जो मुझे बताया सुनकर मैं बहुत ही विचलित हुआ। उस साधक ने कहा, गुरुजी, मैं पहले मंत्र जाप किया करता था और इस मंत्र जाप के कारण मेरे अंदर नीचे से कुछ ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगी, और जब यह ऊर्जा मेरे अंदर उठती है तो मैं बहुत ही बेचैन हो जाता हूं, मैं बहुत ही परेशान हो जाता हूं, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता और मैं इतना डर चुका हूं, मैं इतना भयभीत हो चुका हूं कि दिन में भी मैं बेडशीट ओढ़कर सोता हूं, अपने पूरे चेहरे को ढक कर सोता हूं, और जब भी मैं अपने चेहरे से ये बेडशीट हटाता हूं तो मुझे बहुत ही भय लगता है। इतना भय लगता है कि मैं पूरे दिन बेडशीट ओढ़कर सोया रहता हूं। आप कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मैं अपनी कुंडलिनी शक्ति को स्वयं ही कंट्रोल करूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी कुंडलिनी और ऊपर की ओर उठे, मैं अपनी कुंडलिनी ऊर्जा को यहीं से ग्राउंड कर देना चाहता हूं। गुरुजी, आप कुछ उपाय बताएं। ऐसे बहुत सारे साधक हैं, बहुत सारे साधकों के ऐसे कमेंट आए हैं, गुरुजी आप बताएं, कुंडलिनी जागरण के बारे में तो बहुत लोग बताते हैं, लेकिन कुंडलिनी शक्ति को किस प्रकार फिर से मूलाधार में सुषुप्त अवस्था में पहुंचाना है, ये कोई नहीं बताता। मैं संतोष सक्सेना कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत करता हूं। इस समस्या के समाधान से पहले आपको अपनी कुंडलिनी को समझनी होगी। यह कुंडलिनी शक्ति सीधे सीधे आपके ब्रेन से जुड़ी होती है और आपके रीढ़ के हड्डी से होते हुए यह कुंडलिनी शक्ति आपके ब्रेन तक पहुंचती है। तो यह रीढ़ की हड्डी भी आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला जो प्रभाव दिखाई पड़ेगा वह आपके नर्वस सिस्टम पर ही दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडलिनी आपके नर्वस सिस्टम से जुड़ी होती है। जब साधक की ऊर्जा निचले 4 चक्रों में होती है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्र तक जब यह ऊर्जा होती है तो साधक को उतनी परेशानी नहीं होती, वह इसे स्वयं भी कंट्रोल कर सकता है। लेकिन जब ये कुंडलिनी ऊर्जा उसके विशुद्धि चक्र में पहुंचती है तो यहां से सेंट्रल नर्वस सिस्टम शुरू हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपके दिमाग में खलबली मचा देता है, क्योंकि ये कुंडलिनी ऊर्जा अब सीधे सीधे आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रवेश कर जाती है। तो आप कभी कभी सनकी, पागल जैसे व्यवहार भी कर सकते हैं। आपको अत्यधिक पसीना भी आ सकता है, आपको अत्यधिक बेचैनी भी हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, आपके शरीर में कंपन सी महसूस हो सकती है, आप अपने आप को डरा हुआ, भयभीत सा महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडलिनी एक माध्यम में गमन करती है और वह माध्यम है एक फ्लूइड, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इस फ्लूइड में एक हलचल सी होने लगती है और इसकी तरंगे आपके ब्रेन में पहुंचती है। तो ब्रेन में यह फ्लूइड अत्यधिक मात्रा में फैला हुआ है और यहां पर यह तरंगित होने लगता है।
जैसे जैसे जितना अधिक यहां तरंग फैलता है, दिमाग में उतनी ही बेचैनी बढ़ती चली जाती है, क्योंकि यह जो फ्लूइड आपके ब्रेन में, आपकी रीढ़ की हड्डी में भरा हुआ है, यह कोई साधारण फ्लूइड नहीं है। इस फ्लूइड में बहुत सारे रिसेप्टर्स इसमें भरे हुए हैं। इस फ्लूइड में बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं। कुंडलिनी ऊर्जा के उग्र होने के कारण, अनियंत्रित होने के कारण जो भी नेगेटिव वाइब्रेशन, सेंसेशन यहां पैदा होते हैं, वो आपके ब्रेन में तहलका मचा देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपकी कुंडलिनी शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं है, ये आपके अंदर की शक्ति है। और जो शक्ति अंदर से जागृत होती है, उसे बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कभी कभी साधक किसी गुरु से शक्तिपात लेते हैं, तो शक्तिपात लेने के कारण ये कुंडलिनी शक्ति बाहर के ऊर्जा के कारण अचानक जागृत होती है, तो उनके ब्रेन में, उनके रीढ़ की हड्डी में कई सारे नकारात्मक क्रियाएं होनी शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे नेगेटिव वाइब्रेशन होने लगते हैं। किसी किसी साधक को उसके रीढ़ की हड्डी में दर्द की अनुभूति होती है, वह पीड़ा में कराहता है। ऐसे कई साधकों से मैं बात कर चुका हूं। तो कुंडलिनी शक्ति कोई ऐसी भूत प्रेत या आत्माओं वाली शक्ति नहीं है जिसे कोई ओझा गुनी तांत्रिक आए और मंत्र फूंक कर उसे शांत कर दे। कुंडलिनी शक्ति जब भी शांत होगी, जब भी कंट्रोल होगी, वह आपके प्रयास से ही और एक उचित ध्यान साधना के स्तर प्राप्त करने के बाद ही वह कंट्रोल होगी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, कुंडलिनी जागरण एक नशा है। जब कुंडलिनी जागृत होने लगे तो आप कोई नशा नहीं कर सकते। पर दुर्भाग्यवश बहुत सारे साधक, जैसा कि हमारे देश में परंपरा है, बहुत सारे साधक धूम्रपान, गांजा पीते हैं और भांग का भी सेवन करते हैं, जिसके कारण कुंडलिनी और अनियंत्रित होनी शुरू हो जाती है। एक साथ दो दो नशा आप नहीं कर सकते। कुंडलिनी तो स्वयं में एक नशा है। जब साधक ध्यान करता है तो प्रतिदिन ध्यान करते करते उसे एक दिन ध्यान घटित हो जाता है, फिर उसे ध्यान करने की आदत सी लग जाती है और ये आदत एक लत बन जाती है। क्योंकि एक बार ध्यान घटित हो जाए तो आप ध्यान छोड़ नहीं सकते, उस आनंद को आप खोजते हैं। और जब ध्यान घटित होने लगता है तो कुंडलिनी स्वयं ही जागृत होने लगती है। एक नशा, एक मदहोशी साधक के अंदर छा जाती है, फिर उसे किसी दूसरे नशे की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप ध्यान रखें, यदि कुंडलिनी ऊर्जा आपके अंदर उठ रही है तो भूल कर भी आप किसी भी प्रकार के नशे का सेवन न करें। अब आते हैं हम इसके समाधान पर। कोई भी नशा हो उसे अचानक छोड़ा नहीं जा सकता। आप समझ सकते हैं, कोई भी नशेड़ी आपके अगल बगल हो और आप उससे कहें कि तुम इसका नशा छोड़ दो, तो वह अचानक छोड़ नहीं सकता। उसके नर्वस सिस्टम में बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाते हैं अचानक छोड़ने से, क्योंकि उसके शरीर को, उसके एक एक सेल को उसकी लत लग चुकी है, उसके शरीर में उसकी डिमांड होती है। ठीक उसी प्रकार जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है तो साधक के शरीर के एक एक कण में वह अपना प्रभाव छोड़ना शुरू करती है। तो प्रतिदिन ध्यान साधना उसे करनी होगी, उसे प्रतिदिन अपनी चेतना को सहस्त्रार चक्र में पहुंचानी ही होगी। यदि वह अचानक ध्यान साधना छोड़ दे, कुंडलिनी जागरण साधना छोड़ दे, तो उसकी स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। यदि आप बहुत अत्यधिक परेशान हैं, आप इतने परेशान हैं
कि आपकी पूरी जिंदगी तबाह होने जैसी स्थिति में आ चुकी है, तब तो आपको इस कुंडलिनी को रोकना बहुत जरूरी है। यदि आप ध्यान करते हैं तो आपको इस ध्यान साधना को धीरे धीरे छोड़नी होगी। अचानक आप ध्यान साधना नहीं छोड़ सकते, लेकिन ये ध्यान साधना आप कैसे करेंगे, अब आप इसे ठीक ठीक समझ लें। हम गलती क्या करते हैं, गलती भी से हम नहीं कर सकते, हमारी यह आदत होती है, जब हम ध्यान करते हैं तो अपने चक्रों के लंबवत हम मूलाधार से सहस्त्रार तक पहुंचते हैं, और यही कुंडलिनी शक्ति का मार्ग भी है। आपको कितना भी कोई उपाय बता ले और यह नहीं बताए कि आपको अपने इन 7 चक्रों के क्षेत्र से अपने चेतना को कैसे अलग करनी है, तब आप अपनी कुंडलिनी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन 7 चक्रों में से किसी भी चक्र पर आपको ध्यान नहीं करना है। जब भी हम ध्यान साधना में बैठते हैं तो हमारा ध्यान ऑटोमेटिक ही हमारे आगे चक्र पर लगता है, यहीं पर धारणा और ध्यान घटित होने लगता है। तो भूल कर भी आपको आगे चक्र पर ध्यान नहीं करना है, तो आप करेंगे क्या? आप ध्यान दें, कभी भी आगे चक्र पर भूल कर भी आप ध्यान न करें। आप उसके बदले अपने सिर के पीछे, ये पिछली वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं, अपने सिर के पीछे जिसे बिंदु चक्र बोलते हैं, आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करने के बाद एक हल्का सा स्पर्श करें अपने सिर के पीछे जहां पर भंवर होता है, और फिर आप उसी सेंसेशन में अपनी आंखें बंद करके अपने ध्यान साधना शुरू करें। जब भी आपका ध्यान यहां से हटना शुरू हो, आप पुनः उसी बिंदु पर अपने ध्यान को फोकस करें, और आपके ध्यान साधना की जो समय सीमा है, इसे आपको धीरे धीरे घटानी पड़ेगी। यदि आप 1-1.5 घंटे ध्यान करते हैं तो इस ध्यान साधना को आप 20-20 मिनट करके धीरे धीरे आप इसे घटाएं। ये एक दिन में संभव नहीं है, लेकिन ध्यान जब भी करें अपने बिंदु चक्र पर ही आप ध्यान करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो समाधान के लिए मैं बताने जा रहा हूं, वह है आपके शरीर का लंबवत होना। यानी जब भी आप ध्यान साधना में बैठते हैं, आपका शरीर बिल्कुल आसन में लंबवत होता है और कुंडलिनी के सारे मार्ग ओपन होते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा बिल्कुल ऊपर चढ़ने को तैयार होती है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने ध्यान साधना के समय को धीरे धीरे कम करें, और फिर उसके बदले आप योग निद्रा का अभ्यास करें। आपको अपने शरीर को क्षैतिज रखनी है, यानी कि आप पीठ के बल लेट जाएं। पीठ के बल लेटने के बाद आप अपने बिंदु चक्र को जमीन से टच करता हुआ महसूस करें। ध्यान रहे, आप तकिए का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। यह कुंडलिनी ऊर्जा जो अनियंत्रित हो रही है, जब आप योग निद्रा में सोएंगे तो आपका पीछे का यह पॉइंट जिसे बिंदु चक्र कहते हैं, यह जमीन के टच में होता है। जब यह जमीन के टच में आपको महसूस होने लगे, तब आप अपनी पूरी चेतना को यही बिंदु चक्र पर ले जाएं। आपको योग निद्रा करनी है और पूरी चेतना को अपने बिंदु चक्र पर बनाकर रखनी है, पूरी चेतना। और आप देखेंगे कि धीरे 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 आपका पूरा शरीर शिथिल होता चला जाएगा। जब ये पूरा शरीर आपका शिथिल होगा तो प्राण, ऊर्जा, चेतना सब कुछ जमीन में ग्राउंड होना शुरू हो जाएगी। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे ग्राउंड होनी शुरू हो जाएगी। यह नीचे की तरफ प्रवेश करनी शुरू करेगी
और आपके पूरे शरीर में क्षैतिज अवस्था में फैलकर ये धीरे धीरे बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएगी। अब यदि आपकी समस्या अत्यधिक गंभीर नहीं है, आप चाहते हैं कि मैं अपनी कुंडलिनी शक्ति को कंट्रोल कर लूं, तो कुछ उपाय करके आप इसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। कंट्रोल करने का जो सबसे कारगर जो साधन है वह है प्राणायाम, क्योंकि जब प्राण ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तभी चेतना भी ऊपर बढ़ती है। लेकिन प्राणायाम को हम नियंत्रित तरीके से करके अपने प्राण ऊर्जा को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी चेतना को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम से यह जो कुंडलिनी जुड़ी हुई है इसके दो पार्ट होते हैं, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, जो आपके रीढ़ की हड्डी से ही गुजरते हुए आपके ब्रेन में पहुंचते हैं और ये सीधे सीधे आपके प्राण से, आपके प्राण वायु से, आपकी सांसों से जुड़े होते हैं। तो आप कुछ ऐसा अभ्यास करें कि आपके ये प्राण आपके बाएं दिमाग से और आपके दाएं दिमाग से, दोनों दिमाग से बराबर मात्रा में संचालित होने शुरू हो जाए। जब ये प्राण बिल्कुल समानांतर बराबर मात्रा में बहने शुरू होंगे तो अपने आप ही आपकी कुंडलिनी जो कि ब्रेन तक जाना चाहती है, जिसका अंतिम सफर ही आपका ब्रेन है, तो आपके लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन में एक संतुलन आना शुरू हो जाता है। आपको अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है जो सीधे सीधे आपके ब्रेन से जुड़ी होती है। तो आप आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठ जाएं और बिल्कुल गहराई पूर्वक अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू करेंगे, बिल्कुल गहराई पूर्वक। जब ये प्राणायाम बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा तो आपको बिल्कुल भी थोड़ा भी प्रतिरोध की अनुभूति नहीं होगी। बिल्कुल स्मूथली आपकी सांसें, जब आप बाईं नासिका से सांस ले रहे होंगे तो यह बिल्कुल गहराई पूर्वक अंदर जाएगी, और जब आप दाहिनी नासिका से सांस छोड़ रहे होंगे तब भी यह बिल्कुल गहराई पूर्वक भरपूर सांस बाहर आएगी, और उसी प्रकार दाहिनी नासिका से सांस अंदर जाएगी और फिर बाईं नासिका से बाहर आएगी। आप प्रतिदिन इसका 10 से 15 मिनट अभ्यास करें। यह बहुत ही चमत्कारिक प्राणायाम है और मैं बार बार साधकों को यह सजेस्ट करता हूं। और दूसरा जो अभ्यास है कुंडलिनी को कंट्रोल करने के लिए वह है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम सीधे सीधे आपके कपाल से, आपके ब्रेन से जुड़ा है, जो कि कुंडलिनी का अंतिम सफर है। पहले हमारे योगी महर्षि ऋषि मुनि ध्यान साधना से पहले कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया करते थे और वे अपने ब्रेन को बिल्कुल शुद्ध करने के लिए, निगेटिव वाइब्रेशन को बाहर निकालने के लिए वे इस प्राणायाम का अभ्यास करते थे। इसका अभ्यास करने के बाद एक शुद्ध चेतना अंदर विकसित होनी शुरू हो जाएगी। यह प्राणायाम केवल आपके ब्रेन से नहीं जुड़ा है, इसकी प्रतिक्रिया आपके ब्रेन में होती है, लेकिन इसकी शुरुआत आपके नाभि से होती है और आपके नाभि में ही एक ऐसा विज्ञान छुपा है जो सीधे आपके ब्रेन से जुड़ता है। आपकी नाभि और आपके ब्रेन गट ब्रेन एक्सिस से जुड़े होते हैं। साधक की चेतना अधिकतर आकर यहीं उसके मणिपुर चक्र में, उसकी नाभि में ही आकर फंस जाती है और नाभि पूरे शरीर का केंद्र होता है। जब नाभि अपसेट हो जाए तो ये माइंड भी अपसेट हो जाता है। तो जब आप ये कपालभाति क्रिया करेंगे तो एक झटके के साथ जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो ये नाभि बार बार रीढ़ की हड्डी से जाकर लग जाती है और आपके नाभि में मणिपुर चक्र में प्राण ऊर्जा चेतना का संचार होना शुरू हो जाता है। जब आप ये कपालभाति प्राणायाम करके
ध्यान में बैठेंगे तो चेतना स्वतः ऊपर की ओर उठनी शुरू हो जाती है। पर ध्यान रहे, आप अधिक देर तक इस कपालभाति का अभ्यास नहीं करेंगे। एक बार में अधिक से अधिक आप 30 स्ट्रोक ही लगाएंगे और ऐसे 10 राउंड आप लगा सकते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम और उसके बाद आप ध्यान करें और आप देखेंगे कि आप स्वयं ही अपनी कुंडलिनी को कंट्रोल कर पाएंगे। और बहुत सारे साधकों ने किए हैं, अपने अनुभव भी उन्होंने शेयर किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने अनुभव ऐसे ही शेयर करेंगे।